जब उसको खोला गया तो उसमें एक औरत के बालों का गुच्छा और एक मरे हुए आदमी के सिर के मतलब सिर के बाल। आदमी के बाल अलग दिख रहे थे और औरत के जो बाल थे गुच्छे का वो अलग था उसमें। और उसकी जो आंतड़ियाँ थी मैं देख के है, और जब उसका दिल दिखाया तो दिल उसका बिल्कुल काला हो गया था, जैसे जला हुआ था, बिल्कुल काला और सड़ गया हुआ था मतलब। तो या तो अपने जेठे बेटे की बलि लेनी पड़ती है या फिर अपने पति की। तो उसके दो लड़के थे। उसने क्या किया कि अपने पति को छोड़ के उसने अपने जो बड़ा बेटा था उसको उसने टारगेट किया। क्या तंत्र मंत्र का जुनून किसी के सर पर इतना सवार हो सकता है कि एक माँ अपने ही बेटे की जान ले ले, एक औरत अपने परिवार को ख़त्म करने पर आ जाए? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी जुड़ी है देवी देवताओं, चुड़ैल, डायन और भूत प्रेत से। एक इंसान की ज़िंदगी में इतने सारे किरदार, बहुत मुश्किल होता है उसका इन सब से बचकर आगे बढ़ पाना। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है उसे मेरे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने हमारे साथ शेयर किया है, जिनका नाम है श्याम जी। वो एक्चुअली तो नेपाल के रहने वाले हैं, बट फ़िलहाल वो हिमाचल में रहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 14-15 साल की कहानी को, अभी तक उन्होंने क्या बचपन से झेलते आए हैं, वो सब कुछ मेरे साथ शेयर किया है। और मैं इस कहानी को सुनाते वक्त साथ में उनके एविडेंसेस भी लगाते जाऊंगा, ताकि आप उस एरिया को और जो जो हुआ है उस चीज़ को देख सकें। जितनी भी इमेज यहाँ पे शेयर करने लायक थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये आज से बहुत पुरानी बात है जिस पर हम चले जाएं। अगर आज से 14-15 साल पहले से मैं कहानी को शुरुआत करता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि क्या क्या हुआ था। अब जो श्याम जी हैं वो नेपाल के रहने वाले हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये भजन गाते हैं, ये कीर्तन करते हैं, साथ में जगराते भी किया करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन पे देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा है। पर साथ में इनकी छाया भी उतनी ही हल्की है। अगर कभी इस तरीके की कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके आसपास होती है तो इन पे बहुत जल्दी इसका असर दिख जाता है। और उसका कारण भी था कि वो क्यों इन पे दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब श्याम जी नेपाल में रहा करते थे, आज से लगभग 14-15 साल पहले, अभी भी फ़िलहाल वो जाते हैं क्योंकि उनका वहाँ पुश्तैनी घर है, उनके रिश्तेदार वहाँ हैं। पर वैसे वो नेपाल में नहीं रहते हैं, वो हिमाचल में रह रहे हैं। पर नेपाल में जब वो रहा करते थे तब उस समय नेपाल में एक जगह है पोखरा, और पोखरा से थोड़ी दूर पे ही इनका गांव था। और उस गांव में इनके काफ़ी रिलेटिव रहते थे, जिसमें से इनकी एक दूर की बुआ भी थी, जो काफ़ी रिश्तेदारी से दूर से उनकी बुआ लगती थी। पर होता है कि जब घर पास होता है तो मेल जोल ज़्यादा बढ़ जाता है, भले रिश्तेदारी दूर की हो। तो वो बुआ का इनके घर काफ़ी आना जाना लगा रहता था। और साथ में वो जब भी आती इनके लिए खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ लेके आती थी। अब जब जैसा कि बाद में पता चला है कि वो जो बुआ थी वो डायन बनने की इस सिद्धि क्रिया में शामिल थी। वो कुछ तंत्र मंत्र का काम किया करती थी, और उसको अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए या तो अपने पति या तो अपने बड़े बेटे की बलि देनी होगी। उस औरत के दो बेटे थे, तो उसको सबसे आसान मिला अपने बड़े बेटे को चुनना, क्योंकि उसके बाद भी उसका पति और उसका एक छोटा बेटा तो उसके पास होगा ही। तो उसने अपने बड़े बेटे को चुना। वो वो हर वक्त उसको कुछ ना कुछ, जब भी मतलब खाना देती थी उसमें कुछ ना कुछ वो मिला के दिया करती थी, जिससे उसके बेटे का शरीर बहुत कम समय में ही गलने लगा। जो लड़का 14-15 साल की उम्र में 45 किलो का से 50 किलो का था, वो घट के 20-22 किलो का रह गया। वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा दिखने लगा था, जो कि बहुत ही कम समय में, डॉक्टर भी कोई किसी तरह की बीमारी का पता नहीं कर पा रहे थे। पर उसकी हड्डियाँ ऐसी होती जा रही थी जैसे अकड़ती जा रही हूँ, पत्थर की होती जा रही हूँ। वो हाथ पैर नहीं मोड़ सकता था, वो बैठ नहीं सकता था, उसको सिर्फ लेटा के रखते थे। अगर उसको बैठा भी दिया तो फिर वो बैठा रहेगा, उसको लेटाने में भी उसको काफ़ी तकलीफ होती थी। उस औरत ने अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, पर वो तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ी। उसके अंतिम समय में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जब डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए उसको कुछ कहीं कट लगाते थे उसके स्किन पे, तो उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलते थे, जिस पे डॉक्टर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि अब इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। जब किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की बात करते थे तो उसकी माँ मना कर देती थी। अगर वो किसी मंदिर या कहीं ले जाने की बात करते तो हाथ पकड़ के खींच ले आती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब कोई इस तरीके की क्रिया में शामिल हो तो उसको देवी देवताओं का भी डर खत्म हो जाता है। पर ऐसे लोग अपने जीवन में एक समय के बाद बहुत पछताते हैं। तो फिलहाल तो उस लेडी ने अपने बेटे पे ही टोटका किया, और एक समय के बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब वो जो लड़का था वो श्याम जी का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था, भाई था। इन लोग उसको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। वो लड़का बहुत समझदार था।
पर जैसा उसकी किस्मत में लिखा था वो उसके साथ हो गया। पर यहाँ भी वो औरत शांत नहीं हुई। अब उसकी नज़र पड़ गई श्याम जी पे। श्याम जी भी अपने घर के बड़े बेटे थे, तो उसकी नज़र श्याम जी पे पड़ी। उसने इनके घर आना जाना लगा रहता था। कई लोग इसको मनगढ़ंत बातें मानते थे, कुछ लोगों को शक था कि वो क्या कर रही है। पर इस बीच उसने श्याम जी को कुछ खाने को दिया। उन्हें अच्छे से याद है कि आखिरी बार जो उन्होंने उसके हाथ से कुछ खाया था वो चिप्स जैसा कुछ था। उसने चिप्स में मिला के उन्हें कुछ खिलाया था। और साथ ही इतना इनके घर आना जाना था, ये भी उनके घर आया जाया करते थे खेलने के लिए, तो इनका कोई सामान लेके अपने पास चले जाना या इनके कपड़े उनके घर छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस दिन उन्होंने चिप्स खाया था उस दिन इन्हें एक सपना आया। सपने में एक औरत आई। वो औरत इनके पास आई जिसके काफ़ी लंबे लंबे खुले खुले बाल थे, पर उस औरत का ये चेहरा नहीं देख पा रहे थे सपने में। साथ में उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी अलग थी। उस औरत ने सपने में इनसे कहा कि मैं तेरे को लेने आई हूँ और मैं तुझे लेके जाऊँगी, तू मेरे काम में बाधा डालता है। कैसी बाधा? ये बात श्याम जी को भी नहीं समझ में आ रही थी। वो आए दिन इनके सपने में आने लगी। एक दिन उसने कहा कि तू मेरे बेटे को भी बचाना चाहता था। इस वक्त के बाद इन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि, क्योंकि फ़िलहाल रिसेंट में पहले ही एक उस छोटी मोटी बातें फैलने लगी थी कि वो लेडी क्या कर रही है, साथ में तू मेरे बेटे को बचाना चाहता था। मतलब इन्हें शक हुआ कि शायद ये वही है। इन्होंने ये बात अपने माँ बाप से बताई और इस बीच में इनके माँ बाप भी समझ रहे थे कि कुछ है, तो इन्होंने मेलजोल कम कर दिया कि तू उसके घर नहीं जाएगा, उसका दिया कुछ नहीं खाएगा। बट इन्हें ये नहीं पता था कि फ़िलहाल बहुत कुछ हो चुका है। उसने अपनी क्रिया ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अब क्या हुआ कि इनके माता पिता इनको लेके हिमाचल चले आए। ये हिमाचल में रहा करते थे। समय धीरे 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 बीतता गया। ये वापस कभी कभार हिमाचल से नेपाल चले जाया करते थे, फिर नेपाल से हिमाचल चले आते थे। हिमाचल में सोलन में ये रहा करते थे। अब क्या हुआ कि इनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। फ़िलहाल शुरुआत में इन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, तो एक ये मोटरसाइकिल की जहाँ पे रिपेयरिंग शॉप होती है वहाँ पे इन्होंने काम पकड़ा। वहाँ से काम सीखने के बाद ये फैक्ट्री में काम में लग गए। और इनको नहीं पता था कि इनके ऊपर क्या चीज़ छोड़ी गई है या क्या है, क्योंकि इस पूरे दौरान 4 से 5 साल जो बीते वहाँ से आने के बाद, इस दौरान इनको हर वक्त बहुत भारीपन सा लगता था। इन्हें उदासी सी रहती थी, इन्हें भारीपन सा लगता, इन्हें रह रह के डर लगता था। पर साथ में ही अपनी भजन कीर्तन जगराते किया करते थे, जो जैसे मैंने आपको बताया कि देवी देवता से लेके भूत प्रेत तक सब शामिल है। इनको कहीं ना कहीं भजन करना, इन सब चीज़ों से इनकी पॉजिटिविटी, इनका ऑरा स्ट्रांग होता था। पर जो इनके साथ ऑलरेडी किया जा चुका था वो चीज़ इनको हार्म कर रही थी। एक बार की बात है, आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, ये लेट नाइट फैक्ट्री से आ रहे थे। तकरीबन रात में 10 बजे अपनी नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे। अभी के टाइम में तो वहाँ पे फिर भी काफ़ी 4 लेन हाईवे बन गई है, लाइट्स हैं, बट उस समय में थोड़ा छोटा जंगल हुआ करता था जैसा आप मैप में देख रहे होंगे। और मैप जंगल से होके इनको मेन रोड पे जाना होगा। और रोड के पास में नाला हुआ करता था जहाँ कहा गया था कि एक औरत थी जिसका ट्रक के नीचे आने से एक्सीडेंट हो गया था कई साल पहले। तो लोग कहते हैं कि वो भटका करती है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये उस जगह से निकल रहे थे, उस जगह पे पहुँचे, तो नाले को थोड़ा देर पार करते ही इन्हें ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से चीख लगाई हो। एक औरत की चीख सुनाई दी। ये रुक गए। इन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत शायद फिर से ट्रक के नीचे आ गई हो या शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या। तो ये रुक गए। जब ये रुके तो इन्हें फिर से एक चीख सुनाई दी, बट ये चीख इस बार काफ़ी पास से सुनाई दी। इन्हें यहाँ तक लगा कि भाई ये क्या है, एक्सीडेंट होगा तो एक बार होगा, चीख होगी। पर फिर से चीख की आवाज़ आई। और तीसरी बार वो चीख इन्हें ऐसी आई जैसे कि कोई इनके कान में चीख रहा हो, पर काफ़ी दूर से। मतलब वो आवाज़ उतनी ज़ोर की नहीं आ रही थी, बट कान के पास से आ रही थी। मतलब आप कह सकते हो कि एक बार डायरेक्शन इधर था, एक बार इधर के डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी, पर इस बार बिल्कुल पास से ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो। अब ये बिल्कुल सहम गए। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। मतलब डर, रात में 10 बजे अकेले हैं, एक ऐसे नाले के पास में हैं जिसके पास ऑलरेडी एक स्टोरी घूमती है। अब अगली बार ये इससे पहले कुछ सोचते, इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति है जो इनके चेहरे के सामने आके चीख लगा रही है। अब तो यहाँ पे इनका हालत ऐसा हो गया कि मतलब अब ये दिल जैसे धड़कना बंद कर दे। पर इन्होंने फिर
अपने देवताओं को याद किया और वहाँ से इन्होंने दौड़ लगा दी। ये भागकर घर आए, घर पहुँचे और घर पे इन्होंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ है या क्या ये फेस करके आए हैं। इन्हें 2-3 दिन का बुखार आ गया, इन्होंने छुट्टी ले ली। इसी बीच इनके माता पिता ने प्लान बनाया कि हमें नेपाल जाना है वापस से किसी काम से, क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन का कुछ लेखा जोखी का काम था जिसके लिए इन्हें पोखरा जाना था। ये वापस नेपाल आ गए। अब मैं आपको नेपाल में क्या हुआ ये बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बैकग्राउंड की कहानी बताता हूँ कि वो बुआ क्या कर रही थी। इस बीच वो बुआ, क्योंकि श्याम जी तो नेपाल छोड़ के जा चुके थे और उसको अपनी सिद्धियां करते रहनी थी, तो उसने इस बार शिकार अपने पति पे किया। वो अपने पति को क्या खिलाती थी, क्या करती थी, लोगों को तो नहीं पता, पर एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी, हेल्दी आदमी 1 महीने के अंदर कमज़ोर पड़ने लगा। वो इतना कमज़ोर हो गया, उसका शरीर भी गल के आधा रह गया और उसे एक रात लकवा मार गया। आज भी वो बंदा कुर्सी पे है, वो इसे व्हीलचेयर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो इस बीच में जब श्याम जी उसके रेंज से बाहर थे, वो इस तरीके का सारा अपनी लर्निंग और अपनी जो भी सिद्धियां थी वो अपने पति पे आजमा रही थी। एक और बात हुई, जब पति की हालत ऐसी हो गई, उसने अगला शिकार अपने छोटे बेटे पे करना स्टार्ट किया। छोटे बेटे को वो कुछ कुछ खिलाती जाती, जिससे उसके पेट में दर्द रहने लगा, वो बहुत परेशान रहने लगा। अब क्या हुआ, उसके छोटे बेटे को ये बात कहीं से पता चल गई, किसी रिश्तेदारी से, कि कहीं कहीं से सुनी सुनाई कि उसकी माँ ये क्रिया करती है। उसके बड़े भाई की भी हालत उसकी माँ ने ही की है। और जिस दिन उसको ये बात पता चली, उस दिन से आज तक तो लड़का नेपाल में नहीं दिखा, वो घर छोड़ के भाग गया। आज भी लोग मतलब सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं वो मुंबई में कहीं काम कर रहा है, तो कोई कहते हैं कोई दिल्ली में काम कर रहा है, तो कोई कहता है कि वो काठमांडू में ही कोई काम कर रहा है, पर वो घर कभी नहीं आता है। उसने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि किसी के लिए भी बहुत शॉकिंग होगा। अब हम वापस आते हैं श्याम जी की कहानी पे। अब श्याम जी वापस नेपाल में थे। जिस दिन से उन्होंने, जब आखिरी बार वो वहाँ से चिप्स खाया था उन्होंने, और उन्होंने सपने देखे थे, उसके बाद से इनके शरीर में एक बदलाव हो गया था। इन्हें हर वक्त पेट में दर्द रहा करता था। पर होता क्या है कि जब पेट में दर्द हो, बच्चे माँ बाप से बोलते हैं तो माँ बाप क्या ही सोचते हैं कि हाँ उठपटांग खा लिया होगा, एसिडिटी होगी, या आजकल के लड़के हो तुम लोग समय पे नहीं खाते हो, तुम हेल्दी नहीं खाते हो, इसलिए तुम्हें ये तकलीफ़ होगी। पर वो मीठा मीठा सा दर्द हमेशा उनके पेट में रहता था, जिसे वो इग्नोर भी कर जाते थे कई बार। हाँ ठीक है होगा, या कई बार ध्यान भी नहीं दिया, दर्द कम है, कई बार ज़्यादा है। अब यहाँ पे कहानी का सबसे टर्निंग मोड़ आता है। वो नेपाल में अपने घर पे थे। इस वक्त उनकी एक सगी बुआ जो कि यूरोप में रहती हैं, वो इंडिया आई हुई थी। उन्होंने इनके परिवार को खाने पे बुलाया। तो उस रात भी श्याम जी के पेट में हल्का दर्द था और उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा खाना खाने, मेरा मन नहीं है, आप लोग हो आइए। और ये पूरा परिवार अपनी मतलब इनकी सगी बुआ जो हैं, वो मुंह बोली बुआ दूसरी है, ये सभी घर आसपास ही हैं। तो ये नहीं गए थे और इनका पूरा परिवार खाने पे गया था, जिससे इनकी सगी बुआ को थोड़ा बुरा लगा कि भाई भतीजा खाने पे नहीं आया। तो उन्होंने दोबारा बोला कि कल मैं फिर खाना बना रही हूँ, कल तू पक्का आएगा मेरे घर पे खाना खाने, मुझे तेरे से मिलना है। पर इस बीच वो जो दूसरी बुआ थी जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, डायन की सिद्धि क्रिया करती थी, उसको ये बात पता चल गई कि श्याम फिर से मेरे रेंज में है, नेपाल आया हुआ है, मतलब वो अपना काम वापस स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि उसका बेटा भाग चुका था। अब उसके पास कोई शिकार नहीं बचा था करने के लिए। तो श्याम जी फिर से उसे एक टारगेट दिख रहे थे। अब दूसरे दिन ये फिर भी खाने पे नहीं जाना चाहते थे, बट माँ बाप के प्रेशर में कि चला जा, बुआ बुलाई है, कोई खाना बनाया हुआ है, तेरे को किस चीज़ का इतना वो है, चला जा खा के आ जाइयो, बगल में ही तो है, कितने देर का रास्ता है। अब ये बताते हैं इनके घर से इनकी बुआ के घर का रास्ता कुछ 20 से 25 मिनट का पैदल का रास्ता था। पतला रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था, साथ में जंगल उंगल भी थे। और इनके घर से एक गली निकलती थी, वो गली ऐसी बहुत सकरी सी थी। वो गली लगभग होगी 200 मीटर की। इनके घर से निकल के 200 मीटर अगर आप चलेंगे, इतनी पतली गली कि अगर आप अपने हाथ पूरे फैलाएंगे तो आप दीवारों को छू भी सकते हैं। इस गली से होके इनको मेन रोड पे जाना है। मेन रोड में एक लीची का बागान था। लीची के बागान को पार करके फिर थोड़ी पहाड़ी चढ़ने पे इनकी बुआ का घर आ जाता था, सगी बुआ का घर।
ये निकल गए। उस रात बहुत भयानक बारिश हो रही थी, खूब आंधी आया था, तो इन्होंने छाता लिया था, एक छोटा टॉर्च लिया था। इन्होंने अपने हेडफोन लगाए, मोबाइल में गाने लगाए और अपनी बुआ के घर चले गए। अब बुआ के घर इन्होंने खाना वाना खाया। खाना खा के निकलते निकलते 11:15 बज गए थे रात के। इनकी बुआ ने काफ़ी रोका कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ जाएगा अपने घर, यहीं सो जा। पर वही होता है, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, उनको दूसरों के घरों में नींद नहीं आती है, उनको अपने ही घर में अपने बिस्तर पर नींद आती है। नया खून था। इस समय तक श्याम जी की उम्र कुछ 22-23 साल की हो रही थी। तो श्याम जी नहीं माने। उनकी बुआ ने काफ़ी रोका कि तू यहीं रुक जा, आज मत जा बेटा। और ये नहीं माने, ये निकलने की जिद पकड़े थे। बुआ भी क्या करती बेचारी। पर यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर किसी समय आप रात में कभी कहीं से निकल रहे हों, किसी के घर गए हों, कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हो कि प्लीज़ रुक जा, मत जा बाहर, तो उसकी बात मान लेना। क्योंकि शायद आपके अच्छे कर्म, आपके देवी देवता कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहे होते हैं कि इस वक्त तुम्हारा निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी बुआ को पता चल चुका था कि श्याम खाने पे आया हुआ है और श्याम ये अभी निकल भी रहा है। क्या शक्तियाँ थी उनके पास, क्या उन्होंने ऐसी इस तरीके की निगेटिव एनर्जीज़ को पाल रखा था जो ये सारी खबर उन तक पहुंचाती थी। श्याम जी खाना खा के 11:15 बजे रात में निकले। उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उन्होंने हेडफोन लगा रखे थे। अब उस एरिया में ये बात प्रचलित थी कि उस एरिया में जो लीची का बागान है वहाँ पे एक छलावा रहता है जो रात में लोगों को बुलाता है। तो श्याम जी की बुआ ने उनको कहा कि बेटा तू जब रिटर्न जाएगा तो पेड़ों के नीचे से होके मत जाना, पेड़ों के अपोजिट साइड से, दूसरी साइड जो कि ऊपरी एरिया है वहाँ से होके निकल जाना, तो ध्यान रखना उधर से नहीं जाना। इन्होंने भी कुछ कुछ सुना था तो इनको पता चल गया कि बुआ क्यों कह रही है, बट लोग इतना बिलीव नहीं करते क्योंकि सुनी सुनाई बातें, हाँ किसी के साथ कभी हुआ होगा। अब श्याम जी ने क्या किया, अपने हेडफोन लगाए, छाता लिया, छोटी सी टार्च जलाई और निकल गया। कहते हैं कि जब वो लीची का बागान पार कर रहे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, गाना सुनते सुनते वो पेड़ों के नीचे से ही आधे रास्ते चले गए। मतलब अगर 100 मीटर का बागान है तो 50 मीटर तक चले गए। तब उनको पीछे से ऐसी आवाज़ आई कि कोई इनके साथ साथ पीछे से चल रहा है। उन्हें पहले पायल की आवाज़ें आ रही थी, बारिश तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसमें छन 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 इस तरीके से पायल की आवाज़ आ रही थी। अब इनको ये आवाज़ जब कान में गई, मतलब वो आवाज़ इतनी सॉलिड थी कि हेडफोन में गाने लगा के सुन रहे हैं फिर भी वो आवाज़ इनके कान तक आ रही है। तो इन्होंने मोबाइल में गाना पॉज कर दिया। पॉज किया तो पीछे से वो चलने की आवाज़ कंटिन्यूस आ रही थी। अब जाके इनको ध्यान आया कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बुआ सही कह रही थी। तो ये तुरंत पेड़ के नीचे से हट के दूसरी साइड ऊपर में चले गए। जब ये ऊपर में चल के चलने लगे और ये पीछे नहीं मुड़ रहे थे, क्योंकि कहा यह जाता कि जब तुम पीछे मुड़ जाओगे तो वो तुम पे हमला करेगी, वरना वो तुम पे हमला नहीं करेगी, वो तुम्हें बुलाएगी। अब जब ये दूसरी साइड से चलने लगे तो वो इस साइड आ गई और इनके पीछे पीछे चली आ रही है और वो बार बार इनका नाम लेके इनको बुला रही है। श्याम जी, श्याम जी, नहीं सुनेगा मेरी बात, नहीं सुनेगा, अरे मैं तेरे लिए पीछे पीछे आ रही हूँ, सुन तो, अच्छा देख तो ले मेरे को एक बार, अच्छा मुझे देख तो ले। पर श्याम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार इन्हें बुला रही है। अगर श्याम जी अपनी स्पीड बढ़ा देते तो उसके चलने की स्पीड बढ़ जाती, छन 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 वो भाग के इनके पीछे आती। अगर ये स्लो हो जाते तो वो भी स्लो हो जाती, पर वो इनके साथ साथ पीछे पीछे आती रही। कहा जाता था छलावा सिर्फ वो पेड़ के नीचे ही रहा करता था, पर इस बार वो छलावा नहीं था, वो एक चुड़ैल थी जो इनके पीछे पीछे आ रही थी। वो इनके पीछे पीछे इनकी गली तक में आ गई। अब गली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश कि मतलब उस एरिया में ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी कि मतलब छाता कई बार होता है ना कि उड़ के साइड में जाने लगे, आप संभाल नहीं पाओगे छाता, इतनी जोर की भयानक आंधी और बारिश थी। पहाड़ी बारिश ऐसी होती है दोस्तों, क्योंकि जब बादल आके फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। जिस वक्त ये उस गली से निकल रहे थे, इन्होंने गली में, मतलब इनका घर वहाँ से हार्डली 50 मीटर रह गया होगा और वो पतली सी गली है। उस गली में इन्होंने देखा कि दीवार की तरफ दो लोग, एक आदमी और एक औरत, अपना सर जोड़े हुए खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर जुड़े हुए हैं बचपन से, और वो दीवार में टेक लगा के खड़े थे। ये देख के ये थोड़ी देर के लिए सहम गए, क्योंकि फ़िलहाल भाई इनको अपनी गली में पता है कि इस तरीके का कोई नहीं रहता यहाँ पे। उनकी हाइट भी थोड़ी सी लंबी सी थी, चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था, बारिश हो रही थी, लाइट यूजली कटी हुई थी, इनके पास सिर्फ एक टॉर्च था। अब पीछे वो औरत खड़ी है और वो फुल टाइम इनको आवाज़ लगा रही है, श्याम जी अब तो मुड़ जा।
जब ये कहते हैं कि जब ये बिल्कुल से जवाब देना बंद कर दिए तो उस औरत ने अपनी ओरिजिनल आवाज़, जो उसकी एक्चुअल आवाज़ थी, वो उसमें बात करने लगी। काफ़ी भारी सी, डरावनी सी और अजीब सी आवाज़ थी, जिसमें वो कह रही थी, श्याम, देख तो, देख तो मेरे तरफ। नहीं देखेगा? देख, मैं तेरे लिए सज धज के आई हूँ, देख तो। पर श्याम जी को पता था कि चाहे जो हो जाए, मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। अब ज़रा दोस्तों एक इमेज कीजिए आपकी सिचुएशन क्या होगी जब आपके पीछे एक चुड़ैल खड़ी हो। आपको पता है कि वो आपसे हार्डली मे बी 5 कदम या 10 कदम पे खड़ी है, आपका मुड़ना और वो आपको लेके जा सकती है। और सामने एक अजीब से दो लोग खड़े हैं जिनके सर जुड़े हुए हैं, और वो पानी में भीग रहे हैं और दीवार में लग के खड़े हैं। अब श्याम जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी दूसरे साइड दीवार में जो लोगों के घरों के ऐसे ऐसे छज्जे निकले होते हैं, उन छज्जों में वो छिप के खड़े हो गए। अब अभी तक श्याम जी फिलहाल यही सोच रहे थे कि हो सकता है कोई प्रेमी जोड़ा हो या कोई लेबर हो, यहाँ से हस्बैंड वाइफ टाइप कोई भी निकल रहे हो, बेचारे वो भी बारिश की वजह से छिपे हुए होंगे। श्याम जी का कहना है कि तकरीबन 12 बजे वो उस जगह पे पहुँचे थे, और जब ये भी एक तब टेक लगाए हुए थे, जब ये थक के दूसरी तरफ अपना दूसरे पैर पे जोर दे के खड़े हो गए, तब इनका दिमाग खुला कि यार, मैं हिल डुल रहा हूँ, ये दोनों हिल डुल क्यों नहीं रहे? मतलब ये भी तो थक रहे होंगे एक ही स्टाइल में खड़े खड़े, कोई 1 घंटे से एक ही तरीके से कैसे खड़ा रह सकता है? अब तो इनके मन में वो डर आ गया। ये थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखा कि उनके चेहरे, मतलब बहुत हल्का सा दिखा, शायद वो बिजली चमक रही थी उसमें, थोड़ा बहुत इनको दिखा, तो उनके चेहरे थोड़े अजीब से थे, फिर भी साफ नहीं दिखा। पर इनको समझ में आ गया कि ये दोनों भी इंसान नहीं हैं। अब ये इतने ज़्यादा डर चुके थे कि मतलब वही बात कहूँ कि मैं काटो तो खून नहीं वाला हाल था, ये बिल्कुल ऐसा कि अब बेहोश हो जाएंगे। पर इसी बीच इनकी भजन करना, शायद देवी देवताओं से जुड़े रहना, पूजा करना, कहीं ना कहीं वो चीज़ इनमें जागृत हुई। इन्होंने अपने कुल देवता को याद किया। इनके कुल देवता वही नेपाल के जो ग्राम देवता हैं, इनके कुल देवता को इन्होंने याद किया। और ये कहते हैं, ये इस कुल देवता को याद करते ही 2 मिनट के अंदर इनको ऐसे लगा जैसे पीछे की ओर से एक आंधी सी चली हो, बवंडर टाइप का हवा का, जो आके इनके शरीर में टकरा गया। इन्हें ऐसा महसूस हुआ। हालांकि आंधी ऑलरेडी बहुत तेज चल रही थी, बट एक हवा का झोंका इनसे टकराया। और ये कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा अंदर अंदर से आने लगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसको ना मार दूं, किसको ना तोड़ दूं। मतलब मैंने अपनी जोर की मुट्ठी बांधी और मैं बिल्कुल गुस्से में भर गया। और उसी वक्त इन्हें पीछे से ऐसे आवाज़ आई जैसे छन 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 करते हुए कोई दूर भागा हो। मतलब जो पीछे चुड़ैल खड़ी थी वो शायद भाग के चली गई, मतलब उसकी छनछनाहट की आवाज़, जैसे पैलों की आवाज़ आ रही हो और दूर कोई भागते जा रहा हो, वैसी उनको आवाज़ आई। फिलहाल इन्होंने पीछे फिर भी नहीं देखा, इन्होंने मुट्ठी बांधी और ये सोच के निकले कि अगर ये दो लोग मेरे पास आए तो मैं इन्हें मार दूंगा। मतलब ये भी नहीं कि अटैक करूंगा, इनके दिमाग में था कि मैं इन्हें मार दूंगा आज। इनके अंदर इतना गुस्सा भर गया, इतना गुस्सा भर गया, इनको भरी बारिश में पसीना सा आने लगा। मतलब इतना ज़्यादा इनका टेम्पर हाई हो गया। ये वहाँ से निकले। ये कहते हैं कि जब ये वो दोनों को, अब सोचिए वो गली कितनी पतली थी कि आपके हाथ ऐसे करो तो आप दीवार टच कर सकते हैं। और ये उस वक्त जब इनके बगल से निकल रहे होंगे तो हार्डली मुश्किल से एक हाथ का गैप होगा, वो दो लोग खड़े होंगे। इन्होंने देखा वो दो लोग ऐसे थे जैसे कि सालों से उन्हें मतलब पानी में डुबो के रखा गया हो और निकाल दिया गया हो। पूरी स्किन ग्रे थी, सिकड़ी हुई सी थी। उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, नहीं आँख था, नहीं नाक था, नहीं मुंह था, सिर्फ एक प्लेन चेहरा था। और वो एक आदमी और एक औरत थे। औरत इसलिए क्योंकि उसके बाल लंबे थे, उसका शरीर औरतों का था, और एक आदमी था। और जब ये उसके बगल से निकल रहे थे, ये कहते हैं कि मैं उस वक्त भी गुस्से में था, पर मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि अगर किसी की छाती में कफ भर जाए और उसका मुंह भी नहीं है तो कैसे गुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कुत्ता या कोई जानवर गुर्रा रहा हो, और या तो साथ में किसी के कफ हुआ हो। तो उनका कहना था कि वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ तो मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं है, पर एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आ रही थी उन दो लोगों से, उनके गले से आवाज़ निकल रही थी। श्याम जी उन दोनों लोग को पार करके आगे चले गए। उन्होंने इनको कुछ भी नहीं किया और इन्होंने मुट्ठी बांधी हुई थी और ये थोड़ा आगे निकल गए। जब ये अपने घर से मुश्किल से 10 मीटर दूर रहे होंगे, इन्हें ऐसा लगा जैसे इन्हें एक झटका लगा हो, मतलब पीछे की ओर खींचिए, इन्हें ऐसा झटका लगा और इनका होश, मतलब ये वापस होश में आए, वो डर वापस इन पे हावी हुआ और ये भाग के अपने घर में घुसे। जब ये अपने घर में गए तो देखिए कि इनके सिर्फ चाचा जी उस समय जगे हुए थे और बाकी लोग सो रहे थे।
ये अपने चाचा जी को तुरंत लेके गली में आए। गली में आए तो उस वक्त कोई भी नहीं। उतनी बड़ी गली, उसको पार करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर कोई भी नहीं था। रात में तो ये अपने घर पे गए, किसी से कुछ नहीं बोले, खा पी के सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, इन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि मेरे साथ कल ऐसा हुआ, और इन्हीं इस बात का भी गुस्सा था कि यार आपका बेटा अभी तक खा के वापस नहीं आया, रात के 1 बज रहे हैं, क्या आप एक बार गली में भी तो आके देखो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं आया। तो इनके पेरेंट्स का कहना था कि भाई उन्हें तो ये लगा कि तुम खा के बुआ के घर सो गए होगे, और बुआ ने जब इतना रोका था तो रुक जाना चाहिए था, तुम्हें पता है ये रास्ता ठीक नहीं है, एरिया ठीक नहीं है। पर श्याम जी का ऐसा हुआ कि नहीं, अब मेरे को वहाँ नींद नहीं आ रही थी भाई, मुझे घर आना था तो मैं आ गया। अब इस दिन से 2 दिन बाद श्याम जी को अपने मामा के घर जाना था। वो मामा का घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। हालांकि इस बीच ये इतने ज़्यादा डर चुके थे कि ये वापस अगले 2 दिन तक उस लीची के बागान की तरफ नहीं गए। उस गली में शाम होती इन्हें निकलने में थोड़ा डर लगने लगा था। पर कहीं ना कहीं उस शरीर में भारीपन, तकलीफ, पेट का दर्द जो लगातार रहता था वो सब तो था ही। अब ये अपने मामा के घर गए। इनके घर में कुछ भी ऐसा नहीं होता था क्योंकि इसका एक रीज़न था। यहाँ पे इन पे किसी तरीके का कोई अटैक या कुछ भी नहीं होता था। ये अपने घर में हमेशा सेफ रहते थे। दर्द रहना वो बात अलग थी, पर इस तरह कोई बाहरी एनर्जी नहीं आती थी। अभी अपने मामा के घर गए। मामा के घर जिस दिन ये गए तो अपने मामा, इनका मामा का बेटा भी इनके दोस्त, इनके हम उम्र का ही है, इनका काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो कहते हैं मामा का घर बहुत छोटा था। तो एक कमरे में मामा और उनका परिवार रहते थे और एक में उनका बेटा रहता था। तो इन लोग सब लोग मिल के इनके परिवार वाले घर आ गए और ये अपने मामा के यहाँ रुक गए कि मैं एक दिन अपने भाई के पास रुकूंगा। अब इनके भाई का जो कमरा था वो थोड़ा अलग से था, मतलब घर में पीछे से भी एक रास्ता था उसके कमरे में घुसने के लिए, और साथ में अंदर से भी एक कमरा था कि आप बेडरूम से, मतलब दूसरे कमरों से उनके बेटे के कमरे में आ सकते हैं। और तो छोटा ही घर था, 2 कमरों का, उसी में किचन और लैट्रिन बाथरूम सब लगे हुए थे। अब क्या हुआ कि आपने देखा होगा नेपाल में पहाड़ी घर कैसे स्लेट के होते हैं, वो स्लेट लगी रहती है, वैसे वाला ही घर था। ये अपने भाई के साथ खा पी के रात में सो गए। इन्होंने, इनके साथ क्या क्या हुआ किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया था, इनके घर वालों को ही बस पता था। अब रात में तकरीबन ये कहते हैं कि 12-1 का टाइम हो रहा होगा, इनका भाई सो चुका था। इन्हें, मतलब ये जिस कमरे में सो रहे थे, पीछे वाला दरवाज़ा जो कि पीछे को खुलता था, वहाँ से किसी ने डोर नॉक किया 3 बार। तो ये तो जगे हुए थे, इनको नींद नहीं आ रही थी। तो श्याम जी ने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि इनके घर वालों ने बता रखा था कि भाई ऐसे रात में कोई भी दरवाज़ा नॉक करे तो नहीं खोलना है, और अगर कोई तुम्हें आवाज़ दे तो भी तुम्हें जवाब नहीं देना है, क्योंकि शायद उस जगह की हिस्ट्री ऐसी रही होगी। थोड़ी देर बाद इनका नाम लेके किसी लेडी ने बुलाया, श्याम जी, श्याम जी, देखो मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल, ये मतलब बेड पे ही जमने से हो गया। इन्होंने बोला दरवाज़ा तो नहीं खोलना है, चाहे जो हो जाए। और ये दीवार के साइड में, जिधर बेड दीवार में लगता था, उनका भाई सो रहा था, उधर वो दीवार के साइड में जाके बिल्कुल चिपक के अपने भाई में सो गए। अब ये आँख बंद करके लेटे। थोड़ा ही समय बीता होगा, हार्डली 15 मिनट, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके बगल में कोई लेटा हुआ है। अब ये चीज़ महसूस करने के लिए आदमी क्या करता है, रात में धीरे धीरे ऐसे हाथ से वो नींद में ही टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगा जैसे काफ़ी सारा बाल बेड पे हो, जैसे कोई एक औरत सो रही हो जिसके काफ़ी बहुत सारे बाल हैं, जो कि पूरे बाल खुले हुए हैं बेड पे। तो इनको काफ़ी सारा बाल हाथ में आया टच करने में, लंबे लंबे बाल। मतलब मुझे तो सोच के ही अजीब लग रहा है कि अभी तक आपके बगल में कुछ नहीं है और ऑल सडन आपको बेड पे बाल टच हो। क्या सोचेगी आपकी आत्मा इस वक्त, क्या होगा आपका मानसिक स्थिति। फिर भी इस जगह भी श्याम जी आगे बढ़े, उन्होंने टच किया, उन्होंने बाल देख, उनको लगा, वो समझ गए कि जो चीज़ अभी घर के बाहर थी वो घर के अंदर आ चुकी है। अब इन्होंने जानबूझकर ये एक काम किए कि ऐसे कैसे, हम नींद में सोते टाइम ऐसे करते ऐसे करके इन्होंने ऐसे करवट लिया और अपना एक हाथ इस तरह से किया, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में वही चीज़ है या इनके मन का भ्रम है, कि ये, मतलब ये इस दुविधा में थे कि ये सच में कोई बगल में लेटा है कि इनका सिर्फ डर है, डर में ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने हाथ रखा तो इनका हाथ इनके बगल में जो औरत लेटी थी उसके पेट पे चला गया, और ये वही डायन थी, सॉरी, ये वही चुड़ैल थी।
अब इन्होंने इसके पेट पे हाथ रख दिया। उनको समझ में आ गया कि किसी औरत का पेट है, जो कि काफ़ी लिजा, और कह रहे थे काफ़ी ऐसे जैसे चमड़ी सिकुड़ सी नहीं जाती है बूढ़ी औरतों की, वह उस तरीके का कुछ उन्हें टच हो रहा था। फिर उन्होंने वापस नींद में ही ऐसे करवट लेते हुए इधर की ओर फेर गए और अपने मन ही मन अपने कुल देवता को, अपने देवी देवताओं को याद करने लगे। इन्होंने माता रानी को याद किया कि माता रानी आज बचा लो, मुझे नहीं पता कि मैंने जीवन में ऐसी क्या गलती करी है, कि क्या है ऐसा जो ये सब कुछ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा डर चुके थे ये। अब ये इन्होंने करवट फेर लिया अपने भाई के साइड में, और वो पीछे की साइड नहीं देख रहे हो, पीछे की साइड सोई हो, और ये लगातार अपनी देवी को याद कर रहे थे, अपने कुल देवता को याद कर रहे थे, और मन ही मन उनके मंत्र जाप कर रहे थे। ये इस वक्त इतने डर चुके थे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई साधारण आदमी होता तो उसके लिए आखिरी रात होती। इनमें बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, पर इन्होंने मन ही मन माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि माँ, आज मेरा आखिरी दिन नहीं होना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो अगर कोई गलती हुई है, और मेरी मदद करो। ये कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कि मैं रात में कब सो गया माता को याद करते हुए, और मेरे अंदर कहाँ वो शक्ति आ गई कि मैं पीछे मेरे बेड पे जो चीज़ मेरे बगल में है उससे मेरा डर भी ख़त्म होने लगा। बोलते सुबह मेरी नींद खुली, मैं बिल्कुल आराम से उठा, बेड पर कोई नहीं था, दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से घर में आया हो। सुबह इन्होंने ये बात अपने माँ बाप को बताई और बोला कि वापस चलो, अब हम नेपाल में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नेपाल सिर्फ एक हफ्ते के लिए घर के काम से आए थे और इतना कुछ इनके साथ हो चुका था। अब ये सब क्यों इनके साथ हो रहा था वो सब मैं आपको बताऊंगा अंत में। अब यहाँ पे श्याम जी वापस हिमाचल में सोलन आ गए, जहाँ वो रहा करते थे। यहाँ पे फिर से वो वापस अपने काम को ज्वाइन कर लिया, वो अपने काम को करने लगे। एक दिन ऐसे ही वो खड़े थे रोड के किनारे, और इन्हें ऑल सडन ऐसा लगा किसी ने इनका बेल्ट पकड़ के पीछे की ओर खींचा है। ये पीछे की ओर गिर गए, और उसी वक्त वहाँ से एक कार बहुत स्पीड में निकली। अब ये भजन संध्या किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, जगराते करते थे, तो काफ़ी सारे पंडितों से इनकी जान पहचान थी। तो एक पंडित जी इनके काफ़ी खास थे, जो कि इनकी काफ़ी मदद किया करते थे। तो उन पंडित जी का उसी वक्त इनको फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि तुम अभी किसी चीज़ से बचे हो क्या, तुम्हारी जान पे खतरा था। तो बोले कि क्यों पंडित जी? बोले नहीं, कुछ ऐसा हुआ है क्या? तो बताया कि हाँ, अभी जस्ट मैं एक एक्सीडेंट से बचा, पर मुझे पता नहीं कि किसने मुझे पीछे से खींचा, मैं पीछे की ओर गिर गया था। तो बोले कि मुझे माता रानी ने वो मेरे से बात की, उन्होंने बताया कि वो अभी अभी तुमको बचाई हैं, और ये एक्सीडेंट भी किसी ने प्लान किया है तुम्हारे पीछे, तो तुम थोड़ा संभल के रहो, कोई तुम्हारे जान का दुश्मन बना बैठा हुआ है। श्याम जी इस वक्त तक काफ़ी टेंशन में रहने लगे थे। एक 20-22 साल का लड़का, जिसके जीवन में काफ़ी कुछ उसने देख लिया था अब तक। एक बार इंसान अगर भूत देख ले तो उसकी जीवन बदल जाती है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, वो विश्वास करने लगता है, और वो बहुत कुछ बदल सा जाता है, उसका उसका व्यवहार बदल जाता है। बट श्याम जी ने तो अब तक ना जाने कितनी बार इन सब चीज़ों को महसूस कर लिया था। अब इसी तरीके से दिन कटने लगे, इनके पेट में हमेशा दर्द रहता, ये रात में बाहर निकलना बंद कर दिए। फिर एक दिन जन्माष्टमी की रात आई। जन्माष्टमी के दिन श्याम जी को जगराते पे बुलाया गया था कृष्ण भजन के लिए। श्याम जी को जाना था, वो अपने घर पे तैयार होकर बैठे थे। निकलने से पहले उनकी छाती में अचानक से बहुत तेज दर्द स्टार्ट हुआ, और वो दर्द ऐसा था कि ऐसा लग रहा था किसी ने गर्म सरिया इनकी छाती में डाल दिया हो और वो पीछे से निकल भी गया हो। मतलब वो दर्द इस पार से उस पार तक हो रहा था। अब श्याम जी से ना हिला जाए ना डुला जाए, मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनको भजन के लिए जाना था, पर उनके पिताजी तुरंत उनको लेके हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए। अब हॉस्पिटल उनके घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, पर उनको पहुंचने में 1.5 घंटे लगे, क्योंकि ज़रा से भी झटका आता तो दर्द इतना बढ़ जाता कि गाड़ी रोकनी पड़ जाती। पर उनके पिताजी उनको हॉस्पिटल ले गए। उस समय सोलन के एक मशहूर डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगाया, सब कुछ लगाया। 45 मिनट के बाद उनको आराम हुआ, पर इनके पिताजी इनको एडमिट करते ही हॉस्पिटल से चले गए थे। वो उन्हीं पंडित जी के पास गए थे और उनसे सब कुछ शेयर किया कि मेरे बेटे के साथ आज फिर कुछ ऐसा हुआ है। तो पंडित जी ने देख के बताया कि दवा पानी से कुछ नहीं होगा, आपके बेटे पे बाण छोड़ा गया है। मतलब पहाड़ी जगह पे कहते हैं कि बाण मारना। बाण मारना क्या होता है
कि किसी का नाम लेके, तंत्र मंत्र लेके, उसकी कुछ सामान, उसके कोई खिलौने, कपड़े, कुछ भी हों, उसका उपयोग करके, फ़ोटो हो उसका उपयोग करके उस पर बाण मारा जाता है। बाण मारना जस्ट लाइक कि तीर मारने जैसा ही है, और उसकी जान लेने के लिए भेजा जाता है। ये अटैक श्याम जी पर हुआ। उनके चेस्ट में इतना ज़्यादा दर्द था, वो बाप पंडित जी ने अपने तरफ से कुछ, क्योंकि उनको तंत्र मंत्र आता था, वो झाड़ फूक भी किया करते, तो उन्होंने अपने तरफ से तंत्र मंत्र किया और एक बभूति उन्होंने दी कि अभी तुरंत जाके अपने बेटे को खिलाओ। वो बभूति वो हॉस्पिटल में आए, अपने बेटे को खिलाए और उसके बाद जाके उसको आराम हुआ था। इस पूरी क्रिया में 45 मिनट लग गए थे। यहाँ पे इनके पिताजी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि कोई मेरे बेटे के जान के पीछे पड़ गया है। अब यहाँ से इनको डिस्चार्ज करके वापस लेके घर पे श्याम जी काफ़ी बीमार रहने लगे, क्योंकि वो दर्द कहीं ना कहीं छाती में बना रह रहा था और साथ में पेट का दर्द था। अब वो पंडित जी से मिले, पंडित जी से सारी बात बताई। जब पंडित जी ने अच्छे से श्याम जी के बारे में ध्यान लगाया, सब कुछ जाना, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने बुलाया उनके पिताजी को, श्याम जी के मम्मी पापा को, और उन्हें बताया कि भाई आपके बेटे पे मसानी छोड़ी गई है, जिसका काम ही है आपके बेटे का कि जान लेना और जान लेके अपना काम तमाम कर देना, उसका काम तमाम कर देना। और इसका उतारा जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है कि आप अब नेपाल में नहीं रहते, आप हिमाचल में हैं, तो जिसने भी किया आप उसके एक्सेस से काफ़ी दूर हैं, वरना अगर आप उसके साथ में पास में रहते तो ये काम कब का कर लिया होता। तो मैं आपको जो जो सामान बताऊंगा वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, जल्द से जल्द इसका उतारा किया जाए। अब उन्होंने झाड़ फूक करने के लिए एक देसी मुर्गा मंगाया। बोला कि एक देसी मुर्गा होना चाहिए, साथ में केले, 2 केले मंगवाए थे, और गड़ी गोला मतलब सूखा नारियल मंगाया था, जो कि सूखा नारियल उस अपने तंत्र मंत्र में लगाने के लिए। उन्होंने बोला था कि ये क्रिया 2 से 3 दिन चलेगी, तब जाके तुम्हारा उतारा हो पाएगा, और आखिरी दिन के उतारे में हमें मुर्गे का काम पड़ेगा। ये बात बीच में इन्होंने इनके पिताजी से बताई कि भाई आपके बेटे पे आपके गांव से एक महिला है जिसने सब कुछ किया है, और वो आपके बेटे की बलि चाहती है। वो डायन की क्रिया में शामिल है और वो आपके बेटे की बलि देख चाह रही है, इसलिए वो ये सब कर रही है। तो उतारा तो हम कर दे रहे हैं, उतारा हमारा काम हम करेंगे, और माता की कृपा रही तो सक्सेसफुल भी होगा, पर आप लोगों को उससे सतर्क रहना है। यहाँ तक इनको समझ में आ गया था कि कौन है। अब सफ़ेद मुर्गा ढूंढा गया, बट इन्हें देसी सफ़ेद मुर्गा नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप फार्म वाला मुर्गा जो कि पिंजरे में बंद रहते हैं, दुकान पे आप देखा होगा चिकन शॉप पे, आप वही ले आइए। वो लेके आया गया, अकेले लाया गया। पहले दिन उन्होंने पूजा पाठ करी, जिससे इनके छाती का दर्द ख़त्म हुआ श्याम जी के, पर वो पेट का दर्द बना ही हुआ था। फिर क्या हुआ कि 2 दिन की पूजा के बाद तीसरे दिन, जिस दिन आखिरी पूजा थी, पंडित जी ने उस केले पे कुछ मंत्र लिखे, और वो केला अपनी सिद्धि करने के बाद इन्होंने श्याम जी को बोला कि खा लो। श्याम जी ने वो केला खाया। उसके बाद वो नारियल, सूखी नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा ये श्याम जी को देते जाते, बोले कि खाते जाओ, चबाते जाओ, पर तुम्हें इसका सिर्फ रस अंदर पीना है, और उसका जो भूसा होता है, जैसे बुरादा जो होता है, सूखी नारियल को अगर आप खाएंगे तो रस जाने के बाद उससे पाउडर जैसा बुरादा टाइप मुंह में रह जाता है। बोले वो बुरादा जैसा तुम्हें चबाते रहना है और रस को पीते जाना है। पहले छोटा टुकड़ा, फिर एक और टुकड़ा, फिर एक और टुकड़ा देते गए। थोड़ी देर बाद उनका मुंह नारियल के बुरादों से भर गया। वो बोले कि इसे चबाते जाओ, चबाते जाओ। जब वो ऐसा करने लगे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी नाभि में जोर का दर्द हुआ, और वो दर्द धीमे 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 ऊपर की ओर आ रहा हो। ऊपर आते 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 इनको पता चला कि वो छाती से होते हुए, गले से होते हुए दर्द इनके मुंह में आ गया है। वो बोले कि जो भी आए तुम उसको चबाते रहना। बहुत ज़ोर से चबा रहे थे। फिर पंडित जी ने बोला तुम्हें मुंह में कुछ पता चल रहा है? तो बोले हाँ। तो बोले उसे थूक दो। सारा पाउडर जब थूका तो आप जैसा इमेज में देख सकते हैं, जो मैं अभी लगा रहा हूँ, इतनी छोटी सी प्लास्टिक की एक पुड़िया टाइप मिली। उस प्लास्टिक में एक औरत के बाल का गुच्छा और एक आदमी के कटे हुए बाल थे, जो कि आप देख सकते हैं, ये रियल इमेज है। ये निकला, और पंडित जी ने बताया कि ये जो बाल हैं ये उसी औरत के हैं, और जो ये कटे हुए बाल हैं एक मृत आदमी के हैं, एक मरे हुए आदमी के सर के बाल हैं।
ये इसने आपको खिलाया था मसानी की कृपा क्रिया करने के लिए और आपकी जान लेने के लिए। अब उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक जो आपको एक चुड़ैल परेशान किया करती है, जब आप सोलन में हों, चाहे आप हिमाचल चले सॉरी नेपाल चले जाते हैं, ये उसने छोड़ा है आपके पीछे, आपको हॉन्ट करने के लिए। कि आपकी इस तरह से वो सफल नहीं हो पा रही थी, तो उसने एक चुड़ैल छोड़ी कि उस तरीके से वो सफल हो जाए। ये सब उसके सिद्ध किए हुए हैं, उसने सिद्ध किया हुआ है, आपको मारने के लिए उसने भेजा था। पर कहीं ना कहीं आप पे माता की कृपा रही है, कुल देवता की कृपा रही है, और आपका समय नहीं था, इसलिए आप आज तक बचते चले आए। अब लास्ट डे था जिस दिन इन पर से फाइनल उतारा करना था, तो उन्होंने मुर्गे को मंगाया। अब ये कहते हैं कि जब इन्होंने मुर्गा फार्म से ख़रीदा था, तो आपने देखा होगा फार्म वाले मुर्गे बड़े सुस्त से रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। पर ये मुर्गा जब इन्होंने दुकान से ख़रीदा तो बिल्कुल सुस्त था। जब इन्होंने बैग में रखा और पंडित जी के पास लाने की कोशिश की, बोले कि उस मुर्गे ने इतनी तबाही मचाई है, उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि जैसे कि वो मुर्गे में मतलब वो छोटा मुर्गा लग ही नहीं रहा था, वो कोई बड़े जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था। उसको जिस झोले में रखा, उस झोले को उसने अपने चोंच से फाड़ दिया। वो कार में निकल के कभी उड़ के पंडित जी को चोंच मारे, कभी वो इनके माता पिता को चोंच मारे, कभी श्याम जी को चोंच मारे, कभी ड्राइवर को चोंच मारे, पर वो एक जगह टिके नहीं। वो किसी से कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उसको पकड़ के उन्होंने उसके पैर बांधे, और वो बार बार ऐसा लगे कि वो खिड़की खुले तो बाहर उड़ जाए, बट वो जाना नहीं चाहता था। उसको लाया गया। जिस वक्त ये सारी क्रिया चली थी, उस वक्त भी मुर्गा इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहा था। कहते हैं जैसे ही पंडित जी ने उसको अपने हाथ में लिया और बैठाया, वो मुर्गा बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने एक गोला सा बनाया था, उस जगह उस मुर्गे को बैठा दिया। पंडित जी ने बताया कि आप पे जिस चीज़ को छोड़ा गया है उसको बलि चाहिए। अब आप आपकी जान बचाने के लिए हम इस मुर्गे को आगे कर रहे हैं कि वो मुर्गे को लेकर चला जाए, उसको एक जीव चाहिए। कहते हैं कि मुर्गे को मारा नहीं गया था, मुर्गा रखा गया था, और मुर्गा विदिन 2 मिनट अपने आप ही शांत होकर सो गया और गिर गया, मर गया। अब पंडित जी ने बोला कि आपको अगर आगे देखना है कि उसने आप पे क्या किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और बोला मुर्गे को काटो। उन्होंने मुर्गे को काटा, तो उसकी जो आंत थी वो, मतलब अभी मुर्गा जिंदा है और मरे उसको 5 मिनट नहीं हुआ, उसकी आंत सड़ के काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जल गई हो, ऊन के छोटे गोले जैसा सिकुड़ के हो गया था, काला हो गया था। उसका दिल, मुर्गे का दिल सिकुड़ के इतना बिल्कुल काला सा, छोटा सा, सड़ा हुआ सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कितना बीमार मुर्गा हो। पर 5 मिनट में एक मुर्गा जो अभी एनर्जी के साथ उड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है, और वो शांत हुआ, मरा और अंग सड़ गए। बोले यही चीज़ उसने आप पे करी थी, कि धीरे धीरे जब भी आप उसके कांटेक्ट के पास में रहेंगे, उसके पास जितना रहेंगे, ये चीज़ असर दिखाने लगती, और यही आपके पेट में दर्द बनाए रहता था। फिर उन्होंने ये भी बताया पंडित जी ने कि जितनी भी ये चुड़ैल जो आपके पीछे पड़ी थी, वो भी आपकी बुआ ने ही आप पे छोड़ा था, कि आप जहाँ भी रहें, वो कम से कम कुछ ना हो तो वो वहाँ से ही अपना काम कर ले। पर माता की कृपा रही, श्याम जी। अब इस दिन के बाद से, जिस दिन से मुर्गे के साथ में उनकी मतलब उनका टोटका उतारा गया, सब कुछ ठीक किया गया, आज श्याम जी बिल्कुल ठीक हैं, और अब वो वापस सोलन में ही नौकरी करते हैं। हिमाचल उनका जाना बहुत कम होता है, वो बिल्कुल भी जाना अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है, वो औरत आज भी उस गांव में रहती है, आज भी उसके बारे में लोग कहते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग उसको मनगढ़ंत मानते हैं। पर अब वो अकेले रहती है अपने पति के साथ में। उसके पति को तो लकवा हो गया है, बेटा एक भाग चुका है और एक बेटा अब नहीं रहा। श्याम जी कहते हैं कि अब ये हिमाचल में रहते हैं तो नेपाल बिल्कुल नहीं जाया करते हैं, बट 2 साल पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और काफ़ी दुखद है। मगर उनके क्रियाक्रम के लिए इनको नेपाल जाना था। जब ये नेपाल गए थे तो वो औरत फिर से आई थी इनके घर पे, वो फिर से कुछ खाने का, मिठाई का लेके आई थी। पर इस बार इनके परिवार ने उस मिठाई को छूने से भी मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं खाना है। वो आई थी, हालांकि वो वापस चली गई 1-2 घंटे के बाद, और ये अपने पिताजी का क्रियाक्रम करके वापस नेपाल चले आए, और अब ये नेपाल जाना अवॉइड करते हैं, या तो 1 से 2 दिन में जाके आ जाते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों श्याम जी की।
और आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैंने आपको सब कुछ सीक्वेंस में सुनाया है। और ये कहानी भी एक दिन की नहीं है। श्याम जी जब 12-13 साल के थे तब से लेके आज श्याम जी 20-22 साल के हैं, तब तक भर के ड्यूरेशन में सब कुछ उनके साथ हुआ। कैसे कोई एक रिश्तेदार अपने ही परिवार के पीछे पड़ जाता है, यह आपने देखा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कभी कभी कहानी लेके आने में देर हो जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि सब कुछ सिंगली मेरे को हैंडल करना पड़ता है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हेल्थ इशू, तो कभी ऑफिस का काम, कुछ ना कुछ लगा रहता है दोस्तों। पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। बस आप थोड़ा इंतज़ार करके मेरे साथ जुड़े रहना। मैं मानता हूँ, वादा करता हूँ कि इस दिन कहानी लेके आऊँगा, लेट हो जाता हूँ तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। आपके भी मैसेज मुझे आते हैं और मुझे खुशी भी होती है कि आप लोग मेरी कहानी का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। तो ये मेरे लिए एक यही मेरा रिवॉर्ड है। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई रिवॉर्ड नहीं है, बट यही मेरे पास रिवॉर्ड है कि आप मेरी कहानी का इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। और मैं जल्द ही एक नई कहानी लेके आऊँगा। और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और हाँ, एक और बात, अगर आपको भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करनी है, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, अगर कहानी नहीं शेयर करनी है, कुछ भी बातें शेयर करनी है, तो नीचे स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके, मैसेज करके या नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे ईमेल करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।